भी किया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे, सभी कर्मचारियों के फोन जब्त किए। अभी तक चल रही है कार्रवाई। कांग्रेस बोली अघोषित आपातकाल। बीजेपी ने कहा आईना देखे कांग्रेस। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अदानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं, सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं। जनवरी में थोक महंगाई गिरकर 24 महीनों के निचले स्तर पर आई, लेकिन अनुमान से कम रही गिरावट। खाने पीने की चीजों में तेजी का असर। बाजार में आज रहा है तेजी का माहौल। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर बंद, लेकिन मिड और स्मॉल कैप शेयरों के मुश्किल रहा आज का दिन। बैंकिंग, एफएमसीजी और मेटल में रही रौनक, लेकिन रियल्टी, ऑटो और फार्मा में रहा बिकवाली का दबाव। फिलहाल सीमेंट पर जीएसटी घटने की उम्मीद ना के बराबर। राज्य घाटा सहने को तैयार नहीं, लेकिन मिलेट पर कम हो सकता है टैक्स। शनिवार से जीएसटी काउंसिल की बैठक। एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस के साथ की 250 हवाई जहाज की डील। मौजूद रहे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। पीएम मोदी बोले डील से मजबूत होंगे दोनों देशों के रिश्ते। मीडिया संस्थान बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई अभी तक जारी है। आज दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे सुबह से चल रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस बीच बीबीसी मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को ऑफिस आने से रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के फोन भी ले लिए गए हैं। कर्मचारियों को अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने से मना किया गया है। इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताइए आलोक, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, क्या कुछ मिला? बिल्कुल, देखिए अभी भी इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर बीबीसी के दफ्तर में मौजूद हैं और ये कार्रवाई सुबह के 12 बजे से चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कार्रवाई लंबी खिंच सकती है। जो सर्वे की प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है और ये जो आईटी सोर्सेज बता रहे हैं कि जो बीबीसी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आईटीआर्स हैं, वो 2012 के बाद के सब की छानबीन की जा रही है और काफ़ी जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो तमाम इसी चीज़ की जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी जो कार्रवाई है काफ़ी 7-8 घंटे हो चुके हैं और आगे मालूम चल रहा है कि ये कार्रवाई रात भर भी चल सकती है, कल तक कार्रवाई चल सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो बीबीसी पर जिस तरह से आईटी सोर्सेज बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के नॉर्म्स को वायलेट करने का आरोप है, जो फंड ट्रांसफ़र करने का मामला है, इन सभी चीज़ों को लेकर ही इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स की तरफ से बार बार बीबीसी को नोटिस दिए गए, उस पर बीबीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा इनकम टैक्स के अधिकारी आज सुबह दफ्तर में पहुंचे। उसके बाद से लगातार जो छानबीन की सर्वे की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो आलोक, ये बताइए कि अभी फिलहाल ये सुर्खियों में है पूरा मामला पूरे देश में। सिर्फ एक मामूली आईटी सर्वे इसको नहीं देखा जा रहा है, बल्कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज थी उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो कितनी बड़ी टीम वहाँ पर आई है बीबीसी के दफ्तर पर? कहाँ पर है बीबीसी का दफ्तर और क्या मूड माहौल है वहाँ पर, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो बीबीसी का दफ्तर है दिल्ली का एकदम कह सकते हैं बिल्कुल हार्ट में है। जो कनॉट प्लेस है उसके पास कस्तूरबा गांधी रोड है, वहाँ पर ये हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग है। इसी के 5वें फ्लोर पर और 6ठे फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है। करीब यहाँ पर 200 से 250 स्टाफ हैं यहाँ पर बीबीसी के हैं और यहाँ पर जो इनकम टैक्स की टीम पहुँची है 3 या 4 गाड़ियों में पहुँची है। करीब
2 दर्जन 24 इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके लिए खाना पीना बाकायदा सब यहाँ मंगाया भी जा रहा है और माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है, क्योंकि 2012 से बीवीसी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है, इसलिए कार्रवाई लंबी चल सकती है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शाम को 5 बजे तक ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर काफ़ी हलचल हुई थी। दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने गाड़ी वगैरह भी यहाँ पर लगवानी शुरू कर दी थी। लेकिन जो यहाँ पर अब माना जा रहा है कि जिस तरह से जिस गहराई से यहाँ छानबीन चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब ये कार्रवाई रात भर चलेगी। कल ही हो सकता है कि कार्रवाई खत्म हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक तमाम अपडेट्स के लिए। इधर विपक्षी दलों ने बीबीसी पर आईटी विभाग के एक्शन को लेकर सरकार पर हमले करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीबीसी के दफ्तर पर आईटी के एक्शन को अघोषित आपातकाल बताया है। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल का ऐलान है। इधर बीजेपी ने बीबीसी पर आईटी कार्रवाई को सही ठहराया है और विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक है। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। आयकर विभाग के एक्शन पर बीबीसी ने भी बयान जारी किया है। बीबीसी ने कहा है कि आईटी विभाग के अधिकारी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में हैं। हम उनके साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। हम इस स्थिति के जल्द से जल्द सुलझने की उम्मीद करते हैं। इधर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीबीसी के दफ्तरों में आईटी सर्वे को लेकर एक बयान जारी किया है। गिल्ड ने कहा है कि ये सर्वे बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद हुए हैं। इन पर सरकार ने बैन लगाने और स्क्रीनिंग रोकने की कोशिशें की है। ये सर्वे एक ट्रेंड का हिस्सा लगता है, जिसमें सरकार आलोचना को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। गिल्ड ने मांग की है कि ऐसे छापे नियम कानून के दायरे में होने चाहिए और इन्हें प्रताड़ना का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। आज एयर इंडिया और एयरबस पार्टनरशिप के लॉन्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। एयर इंडिया फ्रांस से 250 एयरबस एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस भारत के स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और टूरिस्ट सबका स्वागत करना चाहता है। फ्रांस से भारत के साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दोस्ती को आगे बढ़ाने का अभूतपूर्व मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर टाटा ग्रुप और एयरबस को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों को और गहरा बनाएगी। अदानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य के नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कोई स्पर्धा, कोई चुनौती नहीं है। इसके साथ ही मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा सहित 4 बड़े राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। ये चारों राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ मध्य और प्रदेश। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। नई नई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेकर जा रही, इसका जनता स्वागत करती है। मोदी जी की लोकप्रियता का जनता स्वागत करती है और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुंचाया है उसका जनता स्वागत करती है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह का ये बेबाक इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। थोक महंगाई गिरकर 24 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, लेकिन जनवरी में इसके जितना गिरने की उम्मीद थी वो गिरावट देखने को नहीं मिली है। दिसंबर के 4.95% के मुकाबले जनवरी में ये गिरकर 4.73% पर आ गई है, लेकिन अनुमान ये था कि ये 4.5% के आसपास 4.54% पर आ जाएगी। एक साल पहले की बात करें तो जनवरी 2022 में थोक महंगाई दर 13.68% थी, जबकि फरवरी 2021 में ये 4.38% पर थी। उस लिहाज से 24 महीनों में ये सबसे कम है। महंगाई दर में गिरावट मिनरल ऑयल, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कीमतों में कमी के कारण आई है, जबकि जिस गिरावट की उम्मीद थी उसके ना दिखने के पीछे रही खाने पीने की महंगाई। यहाँ खाद्य थोक महंगाई दर दिसंबर के 0.65% से बढ़कर 2.95% पर पहुंच गई है। थोड़ा और विस्तार से देखें तो सब्जियों की थोक महंगाई -35.9% से बढ़कर -26.48% पर आ गई है। वहीं प्याज की थोक महंगाई दर -25.97% से बढ़कर -25.20% पर पहुंच गई है। और अब बात करते हैं बाजार की। फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग रही। सेंसेक्स निफ्टी में करीब 1% की तेजी रही। सेंसेक्स 600 पॉइंट चढ़कर 61,032 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 159 पॉइंट चढ़कर 17,930 पर। निफ्टी बैंक भी 41,600 के पार बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी IT, मेटल, FMCG शेयरों में रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट देखी गई। और बाजार का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए हाइलाइट्स क्या रही आज के बाजार की? देखिए, आज मार्केट के केस में क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का दिन था इंटायरली, इसलिए फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा तेजी की तरफ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आज प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी। फिर निफ्टी से पहले CPI के नंबर्स आने वाले हैं US में, उससे पहले लेकिन अदरवाइज कुछ हैवी वेट्स को हटा दे, जैसे ITC, TCS, रिलायंस, IT पूरा इंडेक्स, इनको अगर आप हटा देंगे तो बाजार में कोई खास मूव नहीं था। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर था और करीब करीब हर 900 शेयरों की तेजी के आगे 1900-2000 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन निफ्टी बैंक में बाइंग थी, IT में बाइंग थी, मेटल लार्ज कैप में बाइंग थी, जिसके दम पर निफ्टी आज एक हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और ये बताइए सुमित कि कहाँ सबसे ज्यादा एक्शन रहा आज? देखिए, आज मूव था IT में। आज FMCG के अंदर तेजी थी, थोड़ी बहुत बाइंग बैंक्स के अंदर। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करेंगे तो हैवी वेट का नाम आपको पहले दिखाई पड़ेगा, जिसमें UPL जैसे स्टॉक जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। ITC शानदार तेजी 3.5% की। रिलायंस एक लंबे अंतराल के बाद 2.5% की बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइजेज नंबर्स में घाटे से मुनाफे में इसका रिएक्शन, करीब 2% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आइशर मोटर नंबर्स के बाद 2.5% टूटा, अपोलो हॉस्पिटल 2% टूटा,
इसके अलावा 1.5% के आसपास की बिकवाली एसबीआई लाइफ में, और बीपीसीएल करीब 1.25% के आसपास का फॉल यहां देखने को मिला। मिड कैप में गेन करा था ऑयल इंडिया, नंबर्स के बाद यहां पर अभी भी खरीदारी का दौर, 7% की तेजी। जीएसपीएल 4% ऊपर, पूना वाला फिनकॉर्प 3.5% ऊपर, और इंडियन बैंक करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में पॉलिसी बाजार प्रेशर के अंदर 4.5% की बिकवाली, स्टार हेल्थ 5.5% नीचे, अदानी विल्मर 5% नीचे, और टीटीएमएल करीब 3.5% के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो प्रेशर मिड कैप में अभी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन लार्ज कैप में सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। सीमेंट पर जीएसटी दरों में राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारी भरकम रेवेन्यू लॉस लेने के लिए राज्य तैयार नहीं है। और शनिवार को 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, तो उसमें हो सकता है कि ये एजेंडे में रहे, लेकिन कोई ठोस फैसला मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मिलेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि उस पर कुछ अच्छा फैसला देखने को मिल सकता है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, ये बताइए सबसे पहले कि सीमेंट की कहानी क्या है और क्या दिक्कत हुई कि सीमेंट में अब जीएसटी घटने का जो मामला खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले ही इंडस्ट्री को आश्वासन दिया था कि जो सीमेंट के प्राइसेस हैं उस पर जो जीएसटी लगती है उसकी दरों में कटौती पर सरकार विचार करेगी और इसे फिटमेंट कमेटी में भेजा जाएगा। लिहाजा 18 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, और इस बीच में फिटमेंट कमेटी की जो बैठक हुई, और जो बैठक में जो हमारे सूत्र ने बताया कि जो जीएसटी कटौती है अगर 28% से सीमेंट पर घटाकर उसको 18% करते हैं तो कुल मिलाकर करीब 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा सालाना सरकार का। लिहाजा इस इतनी बड़े अमाउंट पे जो एक तरह से एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा सरकार को, और ख़ासतौर से राज्य सरकारें जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं, इतना बड़ा हिट लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा हो सकता है कि ये बैठक में एजेंडा आए, टेबल आइटम के तौर पर आए, लेकिन ये जो एजेंडा है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो सर्कुलेट हुआ है एजेंडा, उसमें तो फिलहाल नहीं है, लेकिन टेबल एजेंडा पर लाकर इस पर चर्चा हो सकती है और राज्यों को बताया जा सकता है, बाकी राज्यों को, कि इतना लॉस हो रहा है और क्या डिसीजन लेना है उस पर। लेकिन इसमें उम्मीद यही जता रही कि इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं होगा, कोई कटौती की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि राज्य खुद इतना बड़ा 16,000 करोड़ रुपए का जो हिट है वो नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर जीएसटी का जो सीमेंट पर जीएसटी की कहानी यही है, और जो रेवेन्यू कंपल्शन है सरकार का और राज्यों का, वो इसको अभी फिलहाल इस बड़े फैसले को आम आदमी के हक में जो बताया जा रहा था फैसला कि आम आदमी को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, उस पर अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। और आलोक, ये बताइए कि बाकी क्या कुछ है एजेंडे में, और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो आपके सूत्र बता रहे हैं कि मिलेट पर शायद कुछ छूट देखने को मिल सकती है, तो बाकी क्या है जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में? बिल्कुल, देखिए मिलेट्स को सरकार बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रही है और इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर्स मनाया जा रहा है 2023 को, तो लिहाजा जो 18% मिलेट्स के प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी लगती है कुछ मिलेट्स के प्रोडक्ट्स पे, उसमें कमी की जा सकती है। और उस कमी किस तरह से की जा सकती है, जो आमतौर पे जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसी की तर्ज पर इस पर भी कमी की जा सकती है, यानी कि 0% और 5%। जो पैकेज्ड आइटम होंगे वो 5% और लूज जो भी लेंगे वो 0% रहेगा। तो मिलेट्स पर एक बड़ी राहत यहाँ मिलती हुई दिख सकती है। और दूसरी जो बड़ी राहत है फिलहाल, जो एक तरह से फौरी तरह से राहत है, ऑटो सेक्टर को मिलने वाली है, क्योंकि पिछली जीएसटी काउंसिल में एसयूवी को लेकर क्लैरिफिकेशन आया था और उसमें बताया गया था कि उन पर जो कुछ खास स्पेसिफिकेशन वाले एसयूवी पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगेगा। लेकिन उसी की तर्ज पर यह मांग की जा रही थी कि जो कुछ एमयूवी है, यानी जो
जो MUVs गाड़ियाँ होती हैं उन पर भी इन्हीं SUV के तर्ज पर सेस लगाया जाए, क्योंकि ये भी उसी स्पेसिफिकेशन के दायरे में आती हैं और उतनी ही लेंथ, ग्राउंड क्लियरेंस और CC की गाड़ियाँ होती हैं, तो लिहाजा उन पर भी इतना ही सेस लगाया जाए। लेकिन अभी जो फिटमेंट कमेटी ने विचार किया उसमें ये पता चल रहा है कि अभी इस पर लेकर कोई सहमति नहीं है और कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है। लिहाजा अभी MUV पर जो सेस हाईएस्ट रेट था सेस का 22% लगाने पर फिलहाल फैसला टल सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग एजेंडे में नहीं है, GST ट्रिब्यूनल का मुद्दा एजेंडे में है, उस पर डिस्कशन होगा और एक पान मसाले को लेकर भी GOM की रिपोर्ट आई है, उस पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर ये मोटा मोटी एजेंडा इस बार GST काउंसिल की बैठक में देखने को मिलेंगे, जिस पर विचार होने की और चर्चा होने की संभावना है। शुक्रिया आलोक, और बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एरो इंडिया के रंग। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023। बेंगलुरु में हो रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आज दूसरा दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर शो में दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक भी रिलीज की। इसके अलावा आज एयर शो में अमेरिकी सुपरसोनिक बॉम्बर B-1B लांसर भी पहुंचा। ये विमान एरो इंडिया में दूसरी बार शामिल हुआ है। एयर शो में 100 विदेशी समेत 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां भाग ले रही हैं। इस दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOU भी साइन किए जाएंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस शो के दरवाजे आम जनता के लिए 16 और 17 फरवरी को खुलेंगे। In our world, we have to collaborate in a real time with our friendly partner countries, and this is broadly what the conclave is about. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube पर, क्योंकि YouTube पर अब CNBC आवाज है नंबर 1। नमस्कार।